आप हमारी वेबसाइट www.cognitioneschool के कस्टमाइज योर लर्निंग सेक्शन में जाकर अपनी डिमांड रख सकते हैं। मैं अपनी बात को संक्षिप्त रखते हुए आपका परिचय आज की इस गोष्ठी के मुख्य वक्ता श्री विकास कुमार गोस्वामी जी से कराता हूं। श्री विकास कुमार गोस्वामी जी अभी पश्चिम बंगाल स्थित कल्याणी विश्वविद्यालय में शोध छात्र हैं। उन्होंने अपने एमए की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से एवं एमफिल की पढ़ाई विश्व भारती विश्वविद्यालय से की है। विकास जी यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड स्कॉलर हैं, जो साहित्य और सिनेमा विषय पर शोध कार्य कर ज्ञान के इन संसार में अपना योगदान दे रहे हैं। विकास जी कृपया कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। नमस्कार सभी को। दीपक महंत जी और प्रतीक महंत जी को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड पे ऊपर दिख रहा है आपको आगामी स्नातकोत्तर हिंदी प्रवेश परीक्षा संबंधी परिचर्चा। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जो बीए के बच्चे हैं वो अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, जैसा कि दिल्ली विश्वविद्यालय हो दिख रहा है और जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालय भी हैं। ज्यादातर बच्चों का रुझान दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय की ओर अधिक रहता है। पर इस दरमियान होता क्या कि उन्हें मतलब एक सही मार्गदर्शन नहीं मिलने की वजह से वो मतलब उनका जो सपना होता है वो पूरा हो नहीं पाता है। तो इसको मतलब सही ढंग से किस तरह हम प्रवेश परीक्षा में अपना सफलता अर्जित करें, इसके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत होगा तो बीच में बोल भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरह से मतलब एक परिवार की तरह समझिए इस चीज को। क्लास जैसे होता है, नॉर्मल जो क्लासेस होती है उसी तरह से हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये देखिए आप अपनी स्लाइड देख रहे होंगे पहले में इसलिए कहना चाहता हूँ कि किसी प्रवेश परीक्षा से पहले स्वयं की तैयारी करना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने देख रहे होंगे कि अब्दुल कलाम, आप चित्र देख रहे होंगे, उसमें लिखा हुआ है कि सपना वह नहीं है जो आप नींद में देखते हैं, या तो एक ऐसी चीज है जो आपको नींद ही नहीं आने देती। मतलब कि ऐसा सपना आप लोग देखिए कि उसको पूरा करने के लिए आप पूरी तरह से उसमें आत्मसमर्पित हो जाएं। मेरे जीवन का एक अनुभव रहा है कि मैं कुछ चीजों को लेकर चला हूँ अब तक, तो उसी वजह से मैं इतना मतलब आगे पहुंच पाया हूँ और अपना सफलता की ओर आगे कदम भी बढ़ा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसी तरह सफल हो सकते हैं। और ये कोई भी प्रवेश परीक्षा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। आप अगर ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अगर देखें तो आप इसको आसानी से पास कर सकते हैं। जैसा कि मैं बोलना चाह रहा हूँ, निरंतरता मतलब कि कंटिन्यूटी। जो भी आप कार्य करना चाह रहे हैं उसमें एक निरंतरता होना बहुत जरूरी है, लगातार। ऐसा नहीं कि आप आज एक दिन पढ़ाई किया, दो तीन घंटे, उसके बाद अगले दिन फिर आपने छोड़ दिया। तो एक मतलब आप एक दिन ही पढ़िए, एक घंटे ही पढ़िए, पर उसको रोजाना पढ़ते रहिए लगातार। उसमें गैप नहीं होना चाहिए, उसमें एक भी गैपिंग नहीं आना चाहिए। फिर दूसरी बात है इच्छा शक्ति, जिसे हम विल पावर भी कर सकते हैं। मतलब एक दृढ़ इच्छा शक्ति का होना, मतलब कि हम अगर उस कार्य को करना चाह रहे हैं तो उसको पूरी तरह से डेडिकेटेड हो जाए उसके लिए। मतलब हमेशा उसी के प्रति काम करें। मतलब जो भी हो, चाहे वो नोट्स बनाना हो, जिस तरह का भी कार्य करना चाहते हो कर सकते हैं आप उसको लेकर। सबसे बड़ी बात तो लोग सब कठिन परिश्रम के बिना कोई सफलता अर्जित नहीं की जा सकती है। चाहे कोई भी वो पेपर हो, कोई भी एग्जाम हो, छोटा मोटा चाहे बड़ा भी क्यों ना हो, उसके लिए आपके सबसे पहला मंत्र होता है कठिन परिश्रम। जैसा कि आपने गीता में पढ़ा होगा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म करते जाइए, फल की चिंता न करिए। उसके बाद आता है फिर आत्मसमर्पण, मतलब डेडिकेशन, पूरी तरह से समर्पित कर देना खुद को। ये आप उसके लिए जो भी कार्य करना चाह रहे हैं निस्वार्थ मन से कीजिए उस काम को। किसी तरह से मतलब चीजों में मत बंधिए। अगर आपको इस एंट्रेंस परीक्षा को पास करना है, अगर आप अपने आप खुद को देखना चाहते हैं जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर में, तो उसके लिए आप अपने सपनों को बुनने लगिए कि मैं उसी तरह मैं भी, मतलब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ प्रेजेंट में ही आप उसको देखिए कि मैं परिसर में पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, वहाँ लोगों से रूबरू हो रही हूँ या हो रहा हूँ। इस तरह से अगर अपने आप मनस पटल पे अगर इमेज बनाने लगेंगे, मतलब उसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करना। अगर इस तरह से आप अपने आप को खुद को ढाल लेंगे तो चीजें मेरे ख्याल से वो बहुत जल्दी आकर्षित होता है। ये ऐसा साइंटिफिक कारण भी है और साइकोलॉजी भी कारण माना गया है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है क्रेजी, पागलपन। मतलब उसके लिए आप पागलपन को होना बहुत जरूरी माना जाता है कि आप अगर उसको काम करना चाह रहे हैं तो पूरा डेडिकेशन के साथ, मतलब पूरी तरह से
कि अगर करना है तो करना है, चाहे चाहे उसके जो भी करना पड़े, चाहे जितना भी मेहनत करना पड़े। अगर मुझे अपना जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय में या दिल्ली विश्वविद्यालय में खुद को देखना, अगर देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमें उस हद पे अपनी हदें पार कर देना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये आपका पहला ही कदम होता है, क्योंकि मेरा अनुभव रहा कि अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय या जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय या किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपने आप को हम वहाँ प्रवेश पाते हैं खुद को, तो वहाँ पर आपका जो वहाँ का अनुभव है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा आने वाले भविष्य के लिए। क्योंकि वहाँ पर जो परिसर का जो माहौल होता है वो काफी क्रिएटिव होता है, और वहाँ पर ना कि आप मतलब एक बहुमुखी रूप से आपका विकास होगा, ना कि आप अध्ययन करेंगे सिर्फ, उसके साथ ही साथ आपको राजनीतिक, खेल कूद, उसके बाद फिर आप जो उसको कर सकते हैं आप प्ले, अगर कोई आर्टिस्ट करना चाहता है, कोई सिनेमा से जुड़ना चाहता है या कोई म्यूजिक सोसाइटी से जुड़ना चाहता है, उसके लिए भी बहुत संभावनाएं हैं। उसके लिए मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इससे ये होता है ना कि आप उसके प्रति रुझान आपका बढ़ जाएगा किसी विश्वविद्यालय के प्रति। क्योंकि मैं अपने अनुभव को साझा करने के लिए इसे बता रहा हूँ ताकि ये आपका मेरा अनुभव जो आपको काम आए। हाँ, तो ये चीजें जो जो महत्वपूर्ण 5 बिंदु हैं, अगर इसको आप अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो आप अपने जीवन में कोई भी सफलता अर्जित कर सकते हैं। चाहे वो प्रवेश परीक्षा हो, चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा हो, चाहे वो बैंक पीओ या आईबीपीएस का जो राज्य परीक्षा अधिकारी है, या फिर एसएससी का ट्रांसलेटर है, इस तरह जितनी परीक्षाएं आती है आने वाले समय में जो आप इससे अवगत होंगे। अभी तो आपका पहला कदम यही कि आपको पहले एमए में दाखिला प्राप्त करना है। तो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। अब हम पहले जान लेते हैं कि आखिर मतलब अगर हम दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना चाहते हैं तो उसका क्या पैटर्न क्या है। ये सब चीजों से तो आप पहले से अवगत होंगे, इसका फॉर्म भी आ चुका है और अपने फॉर्म भर भी लिए होंगे। इसका प्रवेश परीक्षा एनटीए द्वारा किया जाता है, नेशनल टेस्ट एजेंसी। क्योंकि पहले समय में होता क्या था कि हम लोग का डीयू ही प्रवेश पेपर करवाती थी, पर ये 2018 से ये पैटर्न चेंज हो गया। उसके बाद आपका पैटर्न भी चेंज हो गया और पेपर का जो प्रारूप है वो भी चेंज हो गया। अब ज्यादातर वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 100 प्रश्न होंगे, उसमें एक प्रश्न के 4 नंबर होते हैं, और समय अवधि जो होती है वो 120 मिनट होता है। मतलब 2 घंटे मान के चलिए, उसमें 2 घंटे के अंदर आपको 100 प्रश्न बनाने पड़ेंगे। तो मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कम समय है, ये आप 1 घंटे के अंदर अगर आपका तैयारी अच्छा से हो रखा होगा तो आप 1 घंटे के अंदर सारा प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं आएगी। उसके बाद आता है नकारात्मक अंकन का प्रावधान। दिल्ली विश्वविद्यालय में नकारात्मक जो अंक है वो नेगेटिव मार्किंग है, वो अभी भी जारी है, अभी उसको हटाया नहीं गया है। उसमें जैसा कि आपने स्लाइड में देख रहे होंगे, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये अंकन का ये 4 नंबर आपको दिख रहा होगा। एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर, और अगर कोई प्रश्न गलत करते हैं तो उसके लिए -1 नंबर कट जाएगा आपको नेगेटिव मार्किंग के रूप में। तो ये है आपका। वहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय में होता क्या है कि ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय से ही आते हैं, जिसमें 50% जो होता है कोटा उनका होता है, जो मतलब वहाँ पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे, उनके लिए वो आरक्षण पहले से ही दिया जाता है विश्वविद्यालय की ओर से। फिर दूसरा 50% जो होता है जो आउटसाइडर है, जो बाहर से आते हैं, जैसे कोई इलाहाबाद से आ रहा है या कोई पूर्वोत्तर क्षेत्र से आ रहा है, कोई या नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, उनके लिए वो एंट्रेंस के माध्यम से उनका चयन किया जाता है। तो 2 तरह का चयन प्रक्रिया होता है। अगर कोई दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र है तो वो दोनों प्रक्रिया में भाग ले सकता है। एक तो आप वो मेरिट लिस्ट के आधार पर हो सकता है, दूसरा आपका एंट्रेंस के थ्रू भी हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपका अच्छा मार्क्स है अगर मेरिट लिस्ट में, तो पहले आपको दाखिला मेरिट लिस्ट के माध्यम से होगा। अगर दूसरे माध्यम से अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तब सेकेंड आपका एंट्रेंस के थ्रू आपका दाखिला होगा। ये प्रक्रिया चलती रहती है अमूमन, ये आप प्रोस्पेक्टस में भी पढ़ सकते हैं। फिर उसका कट ऑफ की बात करते हैं, तो कट ऑफ जो होता है दिल्ली विश्वविद्यालय का, मतलब समान तौर पे 90-100 तो पहुंच, मतलब स्वाभाविक है, बच्चे वहाँ स्कोर कर लेते हैं। 90-95 होना जरूरी है। उसके हिसाब से आप कैटेगरी के हिसाब से आप बांट लीजिए। अगर कोई जनरल का तो जनरल का 95 तो होना बहुत मस्ट है। अगर कोई ओबीसी का तो उससे 1-2 नंबर 3 नंबर नीचे चला जाता है, वो 90 या 89-80 के आसपास होना चाहिए। और उसके बाद SC ST और EWS के हिसाब से आपका मतलब दो एक अंक नीचे घटता चला जाता है क्रम के अंदर, एक से एक उसका हायरार्की है अंकन का, तो उसके हिसाब से आपका कट ऑफ लिस्ट बनता है।
मैं तो यही कहूंगा कि इसके लिए कट ऑफ लिस्ट की चिंता ना कीजिए। सबसे पहले ये बात है कि आप उसका एक अपना एक टारगेट बना लीजिए, एक लक्ष्य बना लीजिए, मुझे 90 से 100 के बीच में ही अपना अपना जो है आपका जो अंक है वो हासिल करना है। उससे नीचे आप कभी बनाइए ही नहीं। अगर आपको उसके लिए आपको अगर आपको पहले आपको टारगेट बनाना होगा तो 90 से 100 कैसे लाएंगे उसके लिए मैं एक मतलब एक बताना चाहता हूँ। मेरा अनुभव रहा है कि अगर आप किसी लिस्ट को अगर उसको 90 से 100 के बीच लिख कर किसी पेपर पे चिपका दीजिए हर जगह पे, कि आपको वो चीजें हमेशा याद रहे कि मुझे इसी के बीच में वो टारगेट को हासिल करना है, तो वो चीजें है अपने आप अट्रैक्ट होगी। आप उसके लिए काम करने लगेंगे हमेशा। हर दिन वो सोचिए कि ये 90 नंबर लाना है तो कैसे लाना है, उसके लिए तैयारी मतलब कठिन परिश्रम चाहिए उसके लिए। अगर उस अंक को छूना है तो, उस बॉर्डर को पार करना है तो उसके लिए मतलब एक तरह से आप कहीं भी पेपर में लिख लीजिए कि 90 से 100 के बीच में ही हमारा अंकन होना चाहिए। योजना योजना तो मैं आगे बात करूंगा। योजना किस तरह से आप परीक्षा की तैयारी करेंगे, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सी किताबों को आप देखिए, कौन सी किताबें को छोड़ना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे जो होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो आपको, या बहुत सारे जो आपके वरिष्ठ छात्र होंगे या फिर शिक्षक होंगे, वो बताएंगे आपको, गाइडलाइंस करें कि आप ये किताबें पढ़ लीजिए या ये किताबें पढ़ लीजिए, इससे आपके प्रश्न आ जाएंगे, इससे आपके क्वेश्चन लड़ जाएंगे। या बहुत सारे मार्केट में गाइड भी मिल जाएंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी खुले हुए हैं इस तरह से कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाते रहते हैं। मेरा मानना है कि आप ये सब चीजों के पीछे मत भागे। अगर आप चाहेंगे आप खुद सेल्फ स्टडीज और एक अच्छा गाइडेंस है, कुशल मार्गदर्शन के बदौलत आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए किसी और चीजों में भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कम समय में आप, मेरा मानना है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक सफलता अर्जित कीजिए। ज्यादा समय इसमें नष्ट मत कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। एक कम समय अवधि में आपको अधिक सफलता अर्जित करना है ना। तो उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है विगत साल का प्रश्न पत्र, मतलब जो आपका प्रीवियस ईयर के पेपर है उस पैटर्न को भी जाना जरूरी है, क्योंकि हर साल पेपर क्या होता है ना, चेंज होता रहता है। क्योंकि जो हम प्रश्न देख रहे हैं वो जरूरी नहीं कि अगले साल वो प्रश्न पत्र का पैटर्न सेम ही फॉलो करे वो। इसलिए उसके हिसाब से हमें 2-3 साल के प्रश्न पत्र को जरूर देखना चाहिए। इससे ये आपका अनुभव होगा ना कि आप प्रश्न पत्रों के आधार पर अपनी तैयारी कर सकते हैं कि अगर किस कालखंड से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आदि काल से कौन से प्रश्न आ रहे हैं, भक्ति काल से कौन से प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, या रीति काल से कौन से प्रश्न आ रहे हैं। इस तरह से अगर आप विगत साल के प्रश्नों को अगर देखेंगे तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि आप किस तरह से तैयारी अपने कर सकते हैं, अपने आप तैयारी किस दिशा में ले जा सकते हैं। ये बातें हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में हर विश्वविद्यालय का एक ही फॉर्मेट होता है, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होता है, ज्यादा भी नहीं होता, क्योंकि दिल्ली हर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय का उसका क्षेत्रीय प्रभाव भी होता है, उसके हिसाब से वो अपना पैटर्न को निर्धारित करते हैं। तो मैं अगला विश्वविद्यालय की बात करता हूँ, जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय। ये तो सबका इस विश्वविद्यालय में सबका एक सपना होता है कि इस विश्वविद्यालय में हम प्रवेश पाएं, क्योंकि ये नामी ग्रामी विश्वविद्यालय माना जाता है पूरे देश का, ये इस पर लोगों की नजर रहती है। और हाल फिलहाल में आप देखे ही होंगे कि खानों से इसका ज्यादा ही इसका फोकस रहा है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, पॉलिटिकल व्यू है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मुझे तो बस यही कहना है कि आप अगर इसमें प्रवेश पा ले तो आपका भविष्य काफी अच्छा ही होगा उसका दिशा। क्योंकि वहाँ का जो माहौल है ना, वो आपको इतना मतलब हर तरह से आपको उस माहौल में हर तरह से आपको सफलता के लिए ही प्रेरित करेगा। जैसा कि वहाँ जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय में मैंने बहुत लोगों से मिला भी हूँ, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि वहाँ पर ज्यादातर बच्चे जो भी आते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र से या फिर पूर्वोत्तर भारत से, वो अधिकांश वो सिविल सेवा परीक्षा को लेकर ही अपना वहाँ पर टारगेट रखते हैं कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय या फिर जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय में रहते हुए सिविल सर्विस की तैयारी भी करता रहूं या करती रहूं। इस तरह से उनका टारगेट रहता है कि मैं एक तो एमए पढ़ाई कर रहा हूं, तो दूसरा उसमें भी अपना ध्यान दूं। तो इसलिए उनका सबसे बड़ी बात है कि जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय का सेंट्रल लाइब्रेरी काफी धनी है, उसमें आपको हर तरह का मटेरियल मिल जाएगा जो सिविल सेवा या फिर किसी भी परीक्षा के लिए जरूरी होता है। एक माहौल होता है, जो माहौल आपको इस विश्वविद्यालय में आसानी से मिल जाएगा, दोनों विश्वविद्यालय में, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो चाहे वो जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय हो। मेरा अनुभव मानता है, मैं गया भी हूँ, तो मैं देखा भी हूँ, वहाँ पर रहा भी हूँ, तो मुझे पता है इसके बारे में कि यहाँ कैसा माहौल होता है। लोग कहते हैं कि राजनीतिक माहौल ज्यादा होता है, राजनीतिक माहौल होता है, हर जगह होता है, और उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ने वाले हैं या आपको पूरा फोकस अपने करियर को लेकर है, तो आप पढ़ भी सकते हैं। उससे अपने आप को मतलब हटाकर, उसे रिमूव करके, खुद को वहां से दरकिनार करके आप उसमें अपना अध्ययन में अपना समय बिता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जितने भी शिक्षक हैं वो बहुत अनुभवी हैं, और सब नामी ग्रामी शिक्षक वहाँ पर आपको पढ़ाएंगे एमए के क्लासेस से। तो उस तरह से आपको काफी अच्छा, मतलब आपके करियर के लिए बहुत बेहतर होगा वो।
वो ये विश्वविद्यालय। इसके पैटर्न की बात करते तो ये भी एनटीए द्वारा ही आयोजित किया जाने लगा। पहले तो ये जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय खुद आयोजित करवाती थी, पर कुछ समय से इसमें परिवर्तन किया गया। अब एनटीए को दे दिया गया इसको, इसे भी कि अब एनटीए से परीक्षा को देखरेख करेगी। तो इसमें भी 19 प्रश्न का प्रावधान है। इसमें आपको, इसमें भी 100 क्वेश्चन है, पर इसमें है कि हर क्वेश्चन के लिए एक नंबर आपको मिलेंगे। और इसमें और आपका समय अवधि है 180 मिनट, मतलब 3 घंटे की समय अवधि उसको मिलेगी। मतलब आपको 3 घंटे तक 100 क्वेश्चन से आपको रूबरू होना पड़ेगा। तो एक घंटा बहुत बहुत काफी होता है, 1 से 1.5 घंटा। इसके लिए ज्यादा दिया गया है तो कोई बात नहीं, इस समय का इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। अब बात रहा इसका नेगेटिव मार्किंग का। नेगेटिव मार्किंग का इसमें अब तक प्रावधान नहीं किया गया है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियरी होगा कि यार नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको किसी बात का डरने की जरूरत नहीं है। आप जो भी चाहे उसका प्रश्न का उत्तर सही ढंग से आप दे सकते हैं बिना किसी तनाव के। ये आपको इसके अगर मैं किसी प्रश्न का अगर मैं अटेंड करती हूँ या करता हूँ तो उसका अगर कोई नंबर गलत हो गया तो मेरे नंबर कट जाएंगे, ऐसा कोई इसमें बात नहीं है, ठीक है। और कट ऑफ लिस्ट की बात करूँ तो इसका कट ऑफ लिस्ट उसी तरह होता है जिस तरह के आप दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने बताया है। इसका भी 90-100 के आसपास ही रहता है, और जनरल और जितने भी है कैटेगरी के हिसाब से अपना उसका कट ऑफ 1-2 अंक घटता चला जाता है। इसमें एक फायदा बेनिफिट ये होता है कि कट ऑफ में 10 नंबर जो होते हैं, जो बहुत पिछले वर्ग से आते हैं, उनको एक्स्ट्रा दिया जाता है। जो अत्यंत पिछले वर्ग के हैं उनका एक कैटेगरी होता है, एक मानक होता है, उस मानक के हिसाब से उनका नंबर 1-2 नंबर बढ़ा दिया जाता है। इसमें जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय में एक प्रावधान है इस तरह का दिया गया है, तो वो है। इसमें भी इसकी योजना की बात करें तो इसमें भी योजना उसी तरह से फॉलो कर सकते हैं। क्या मतलब क्या क्या किताबें है, क्योंकि सबका बेसिक एक बेसिक है, सबका आधारभूत संरचना होता है कि उसी किताब के आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं। उससे ज्यादा क्रिटिकल प्रश्न नहीं पूछे जाते, क्योंकि वो एक प्रवेश परीक्षा, एक प्रवेश पाना है ना कि आपको कोई यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा देने की जरूरत, उसका इससे मतलब नहीं है। आप इसमें प्रवेश पाने का, इसलिए इसका बहुत ही कम स्तर पर इसका प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं, ज्यादा कठिन प्रश्न तैयार नहीं किए जाते हैं। और इसमें भी इसका भी विगत साल का प्रश्न पत्र देखना बहुत जरूरी है। आप 2018-19 का जो एनटीए वेबसाइट पे आप इसके प्रश्न डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं विगत सालों में। उन सब प्रश्नों से आप रूबरू हो सकते हैं और आसानी से पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं कि किस तरह का पैटर्न मतलब परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्योंकि हर विश्वविद्यालय का पैटर्न थोड़ा अलग होता है, थोड़ा मतलब कुछ ज्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत अलग हो जाता है। क्योंकि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तो वही आएंगे, पर कहीं कहीं किसी विश्वविद्यालय में भाषा या व्याकरण संबंधी प्रश्न ज्यादा आते हैं, किसी में कम आते हैं। ये थोड़ा बहुत दोनों में अंतर होता है, ज्यादा अंतर भी नहीं, थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। तो मैं अगले विश्वविद्यालय की बात करता हूँ, जिसमें बीएचयू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसमें कि बिहार और यूपी, उत्तर प्रदेश से अधिकांश लोग इसमें ज्यादातर प्रवेश पाना चाहते हैं, क्योंकि उनका घर एक तो पास होता है, ये तो प्लस पॉइंट होता है ये कि जिनका घर नजदीक है तो चाहते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही हमारा दाखिला हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा परिवार के भी हिसाब से और अपने मतलब जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनके भी हिसाब से अच्छा होता है कि घर हम आसानी से जा सके। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो भी छात्र पढ़ना चाहते हैं या जो भी छात्र छात्राएं पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा कठिन ये होता है कि बहुत दूर हो जाता है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, उसके हिसाब से थोड़ा मुश्किल होता है वहाँ जाना। इसलिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय केंद्र में है कि आप आसानी से वहाँ पढ़ सकते हैं। तो इसका परीक्षा तो बीएचयू करवाती है, एनटीए नहीं करवाती है, सॉरी यहाँ पर हो गया, मिस्टेक हो गया। तो इसका परीक्षा जो है बीएचयू ही करवा रही है अभी, इसलिए एनटीए को नहीं दिया गया है अभी। और इसमें है जो प्रश्न है, इसमें 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हर प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक दिए जा रहे हैं। अभी तक 3 अंक ही मैं देखा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो स्लाइड पे दिखा रहा होगा आपको, वो एक बॉक्स में वहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है 3 अंक ही अर्जित की जाती है, दिए जाते हैं। इसमें समय अवधि 120 मिनट है। दिल्ली विश्वविद्यालय की तरह इसमें भी समय अवधि 120 मिनट दिया गया है, मतलब 2 घंटे के अंदर ही आपको इसमें सारे प्रश्नों को हल करना है। इसमें नकारात्मक अंक का प्रावधान किया गया है। इसमें आप नेगेटिव मार्किंग करते हो तो उसमें 1 अंक कट जाएंगे आपके, इसमें नकारात्मक आपको अंक मिल जाए, अंक का प्रावधान किया गया है। और कट ऑफ लिस्ट इसका भी इसमें एक आपको बेनिफिशियरी ये है कि इसमें बहुत ज्यादा सीटें होती है, आपको लगभग 450 सीटें आसपास होती है, तो उसके हिसाब से आपको कट ऑफ उसी के हिसाब से कट ऑफ भी बनता है, क्योंकि जितनी सीटें आगे उसके साथ कट ऑफ का निर्धारण किया जाता है अपने अपने विश्वविद्यालय के हिसाब से। तो वो कट ऑफ का अलग ही है मुद्दा है। बात करें योजना का, योजना इसमें भी वो इसी तरह योजना फॉलो करेंगे जिस तरह की मैंने दूसरे विश्वविद्यालय या फिर अन्य विश्वविद्यालय के बारे में मैं बता रहा था। इसमें यह है कि ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, व्याकरण के ज्यादा अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। आप विगत साल के प्रश्नों को देखेंगे तो आपको एक अमूमन
जानकारी हो जाएगी किस तरह के पैटर्न के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबके लिए एक जरूरी है कि आप तो पहले सबसे पहले ये है कि आप जितने प्रीवियस ईयर पेपर है उसको एक बार उससे अच्छे से मतलब थोड़ी पढ़ लीजिए कि आपके किस किस क्षेत्र से किस किस कालखंड से ज्यादा से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मुझे किस किस कालखंड पर अधिक समय देना है। तो उसके लिए आपको विगत साल प्रश्नों को जानना बहुत जरूरी है। तो इससे आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर आता है आपका, अब मैं आता हूँ क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 3 मैंने पुस्तकों के बारे में स्लाइड पे दिख रहा है। इसमें से मैं मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले हिंदी साहित्य का सरल इतिहास को जरूर पढ़ें। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास के बारे में मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही आसानी, जैसा कि सरल लिखा भी है, शब्दों से देखिए तो सरल इतिहास ही है। ज्यादा आपको कठिन इसमें आपको शब्द नहीं मिलेंगे, आप आसानी से इसमें आप चीजों को समझ सकते हैं। जो भी है आंकड़ा, इसमें आंकड़े दे रखे हैं, इसी आंकड़े के बीच में इर्द गिर्द ही इसमें सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उससे बाहर नहीं पूछे जाते हैं। मैं जहां तक मैं देखा हूँ सारे दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकांश प्रश्न जो है 60% प्रश्न जो है हिंदी साहित्य के सरल इतिहास से ही पूछे जाते हैं। और हिंदी साहित्य का जो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास वो तो बाइबल ही माना जाता है। जिस तरह की आप सिविल सेवा परीक्षा में लक्ष्मीकांत को जो अगर आप पॉलिटिकल अगर भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ना चाहते हैं तो उसमें सब लोग जितने भी सिविल सेवा जो है परीक्षा जो उत्तीर्ण कर चुके हैं वो आपको लक्ष्मीकांत को ही सजेस्ट करेंगे कि लक्ष्मीकांत पढ़ना ज्यादा बेहतर है। उसी तरह जो जितने भी हैं हमारे हिंदी के जो भी वरिष्ठ अध्यापक है या जो भी छात्र हैं वो आपको पहले यही बताएंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ो। ये सबसे पहला, ये बाइबल के रूप में माना जाता है, मैं ये बाइबल ही बोलता हूँ। तो अगर आप हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ ले आचार्य रामचंद्र शुक्ल को तो बहुत बेहतर है। पर ये इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि ये थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि जो भी अगर हिंदी साहित्य के इतिहास से अभी पहली बार रूबरू होना चाहता है, पहली बार उसका जैसे फेस हो रहा है, तो उसके लिए मैं कहूंगा कि पहले आप हिंदी साहित्य के सरल इतिहास को पहले अच्छे से पढ़ ले। मतलब अच्छे से करें, मतलब कि एक एक चीजों को, मतलब एक एक लाइन को पढ़े, एक एक चीजों को नोट करें उसको। ऐसा कि नहीं कि आप पढ़ लीजिए बस एक कहानी की तरह उसे नहीं पढ़िए उसमें, क्योंकि एक एक आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें एक एक आंकड़ा को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप एक एक आंकड़ा को सही से नहीं जानेंगे तो उसके आप प्रश्नों का हल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रश्नों का पैटर्न को समझने के बाद उसके सारे प्रश्नों का आप हल कर सकते हैं आसानी से। तो ये है आपका। तो मैं कहूँगा विश्वनाथ त्रिपाठी जी की जो किताब है उसको आप 2 से 3 बार जरूर पढ़ लें, क्योंकि सारे प्रश्न 60% प्रश्न तो इसी से आते हैं। उसके बाद अगर आपको समय मिल गया तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें भी आपको कुछ भाग को मैं बताऊंगा। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, ये 3 कालखंड को तो जरूर पढ़ ले। आधुनिक काल अगर नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आधुनिक काल के लिए आप जो पांडे है, गोविंद पांडे, सती पांडे, उसको आप आधुनिक काल उससे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो क्रम जो इनका क्रम है वो काफी अच्छा है, क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने अपने चीजों को रखा है। तो इसलिए मैं इसलिए बोलूंगा आधुनिक काल के लिए आप सती पांडे और गोविंद पांडे को मतलब अच्छे से आप देख सकते हैं। इसके लिए इसमें एक आप अगर काव्य शास्त्र की बात करूं तो काव्य शास्त्र को भी ज्यादा इन्होंने काव्य शास्त्र विस्तार से नहीं लिखा है। पुनीत राय में आप जो भारतीय काव्य शास्त्र और पश्चात काव्य शास्त्र के बारे में ज्यादा विस्तार से लिखा है। इसलिए मैं अगर एमए की बात करता हूँ तो एमए के लिए आप इसके लिए बहुत जरूरी, इसके लिए आप गोविंद पांडे को फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आप दूसरे किताबों में जाने की जरूरत नहीं है। तो आधुनिक काल के लिए मैं कहूंगा तो गोविंद पांडे ज्यादा बेहतर है। और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास तो बहुत मस्त है, सबको पढ़ना चाहिए 2-3 बार कम से कम। और ये तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बाइबल ही है, इसको आप तो पढ़ते रहिए हमेशा। ये तो आपको यूजीसी नेट जेआरएफ में भी काम आएगा और जो अभी की प्रेस परीक्षा है उसमें भी काम आएगा। पर उतना इसका ज्यादा मदद नहीं है जितना कि आपको हिंदी साहित्य का सरल इतिहास में ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा। और मैं अगला बात करता हूँ क्या नहीं पढ़े। इसमें एक किताब इसमें मैं जैसे क्या नहीं पढ़ना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे बोलते हिंदी साहित्य का जो इतिहास है नागेंद्र का वो पढ़िए। मैं नागेंद्र को पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि नागेंद्र के लिए आप यूजीसी नेट जेआरएफ का जो पेपर है होता है ना उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। पर अभी एमए एंट्रेंस परीक्षा के लिए आपको इसमें समय बर्बाद वेस्ट करना सही नहीं मानूंगा मैं। इसके लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नागेंद्र को मत पढ़े, उसको छोड़ दें। अगर कुछ चुनिंदा चीजों को देखना है तो आप देख सकते हैं, पर उसको ज्यादा इसमें समय ज्यादा बर्बाद ना करें। फिर दूसरा है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो बच्चन सिंह का है, उसको भी मैं कहूंगा कि अभी नहीं पढ़े। उसके लिए नेट जेआरएफ की अगर परीक्षा करना चाहते उसके लिए पहले तो आप जो एमए हिंदी में प्रवेश पाले, उसके बाद इसके लिए नेट जेआरएफ के जो प्रवेश करना चाहते हैं उसके लिए एक अलग योजना बनाया जाएगा। अगर आप लोग अगर रुचि रखेंगे तो उसके लिए मैं अलग क्लास लूंगा अगर आप लोग चाहेंगे तो। फिर दूसरा आता है ओंकार नाथ वर्मा का। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो भी छात्र पढ़ रहे होंगे वो आपको ओंकार नाथ वर्मा तो 100%
बताएंगे, सजेस्ट करेंगे कि ओंकारानंद वर्मा जरूर पढ़ो, क्योंकि इसमें इसमें एक बड़ी बात, इसमें अच्छी बात ये है ना कि इसमें जो ओंकारानंद वर्मा में ना कि हर अध्याय जो भी कालखंड है, चाहे आदिकाल है, चाहे भक्ति काल है, चाहे रीति काल है, चाहे आधुनिक काल है, जो भी कालखंड पढ़ रहे हैं उस कालखंड को पढ़ने के बाद आपको 100, 150, 200% प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको हल करने के लिए दे दिए गए हैं, जो कि काफी मददगार है आपको पैटर्न को समझने में, या फिर आपने जो पढ़ा है उसको, या आपने किस तरह पढ़ाई की है, आप कितने प्रश्न आप हल कर पा रहे हैं, वो आपको एक अनुभव, कॉन्फिडेंट देगा आपको एक, कि आप अगर आदिकाल आपने आज खत्म कर दिया है, मैं तो ये कहूँगा कि अगर समय किसी के पास अभी है समय, अगर तो कुछ समय अगर निकाल लेना चाहते हैं, अगर प्रश्न सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद मैं कह रहा हूँ कि अगर समय है तो जो ओंकारानंद वर्मा की किताब है ना, उसमें जो प्रश्न दिए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसको आप हल कर सकते हैं, वो उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इसलिए मैं कहूँगा कि पढ़ने के लिए नहीं कहूँगा, पर इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें आप हल कर सकते हैं। अगर आपने आज आदिकाल खत्म कर लिया है तो आदिकाल के ऊपर क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उससे अगर आप रूबरू होना चाहते हैं, उससे परिचित होना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ओंकारानंद वर्मा किताब को देख सकते हैं। या फिर प्रतियोगिता जो साहित्य आता है उसका भी एक वस्तुनिष्ठ, तो वो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा लेंथी है, इसके लिए मैं तो ओंकारानंद वर्मा ही कहूंगा, तो ओंकारानंद वर्मा को आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं उसके लिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए बाकी किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सब किताबें आप उतना समय मत दीजिए। फिर आप कितने लोग बोलेंगे कि हिंदी साहित्य की भूमिका है, आचार्य द्विवेदी जी की किताबें हैं, उसको भी पढ़ने के लिए कितना लोग कहते हैं। फिर राम चतुर्वेदी जी की किताब है, उसको भी लोग बोलते हैं पढ़ने के लिए, पर उसके लिए अभी इतना समय आपके पास नहीं है। मुझे कहना कि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करने आना चाहिए। मैं ये जानता हूँ कि आपको जितना कम समय अवधि में आपको अधिक से अधिक प्रश्न हल कर सके, वही मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी सफलता के लिए ही जरूरी है, ना कि आपको वहां पर आपको ये नहीं पूछा जा रहा कि आप कितना किताबें पढ़ के आए हैं, वो जरूरी नहीं रखता। जरूरी ये है कि आप कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम आया कि नहीं आया है, आप उस विश्वविद्यालय में परिसर में आप दाखिला ले पाए हैं कि नहीं ले पाए हैं, वो ज्यादा महत्व रखता है, ना कि किताबों को पढ़ना। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट बात करता हूँ कि कौन कौन से बेहतर बिंदुओं पर अधिक जोड़ दें, मतलब कि अगर मैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास की बात कर रहा हूँ, तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास में किस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे हिंदी साहित्य सरल इतिहास में आप सब कुछ पढ़ ले, टोटल शुरू से अंत तक पढ़ ले, पर कुछ ही किताबों में बता भी दिया कि अगर राष्ट्र सूर्य की किताब की मैं बात करता हूँ तो उसमें आप आदिकाल रीतिकाल को देख सकते हैं, जो उसमें भी महत्वपूर्ण कवियों को, अगर कबीर है, सूरदास है, मीरा कोई भी आगे प्रश्न पूछे जाए, कबीर के हो जाएगा, या पद्मावत किसी रचना है तो वो पूछे जाए, वो पूछ सकता है कोई भी। इस तरह जो मतलब चुनिंदा प्रश्न है, मतलब जो सब लोग जानते हैं कि ये प्रश्न तो आने ही आने, 100% आने हैं, तो ये होना भी बहुत जरूरी है इसके लिए। एक मिनट, हाँ, तो ये चीजें आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं कहूंगा कि उसके बाद आदिकाल रीतिकाल की मैं बात करता हूँ। आदिकाल रीतिकाल में ये जो नामकरण के जो प्रश्न है, नामकरण, ये आदिकाल को किसने बिरगाथा काल कहा है, किसने क्या क्या कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, रीतिकाल को किसने क्या कहा है, तो वो जो है ना, जो कालक्रम है, जो नामकरण जिन्होंने जो दिया है, उस कालक्रम को तो कंठस्थ कर ले, उसको पूरी तरह आत्मसात कर ले, उसको कि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं नामकरण, तो बहुत कंफ्यूजन टर्म होता है वो प्रश्न पूछने का तरीका उनका, बहुत कंफ्यूज कर देंगे कि आपको लग गया कि रामचंद्र शुक्ल भी हो सकता है, आपको लग गया कि ये क्या बोलते हैं हजार द्विवेदी जी भी हो सकते हैं। इस तरह से प्रश्न देंगे आपको, ऑप्शन जो विकल्प होंगे उस विकल्प में आपको चयन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए नामकरण प्रश्नों के लिए आपको जरूरी है कि एक ही चीजों को, टर्म को अच्छे से जानना जरूरी है। उसमें भी आपको नाथ, जो आदिकाल में बात करता हूँ, आदिकाल में भी बहुत सारे हैं, जो नाथ साहित्य हो गया या सिद्ध साहित्य है, तो उन सब चीजों से भी जानना जरूरी है कि सिद्ध कवि कौन है, नाथ कवि कौन है, या जैन में बात करें तो जैन में कौन से कवि ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसके बारे में भी जान लेना जरूरी है। कि अगर मैं बात करूँ हेमचंद्र की बात करूँ, तो प्राकृत व्याकरण की बात करूँ, प्राकृत व्याकरण किसकी रचना है, तो ये प्रश्न पूछेंगे कि हेमचंद्र क्या है, या फिर मेरुदंड का, या सिरप्पा का, इस तरह के यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे कि आपको चयन करने में बहुत थोड़ी मुश्किल आ जाए, इस तरह से आपको विकल्प दिए जाएंगे। इसलिए मैं कहूंगा कि आप एक ही चीज को बहुत डिटेलिंग के साथ वो पढ़े, ये उसको मतलब ऐसा कि एक नजर से ही देख ले, उसको छोड़ दे उसको। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नामकरण जो भी प्रश्न आते हैं, नामकरण के प्रश्न तो आते ही आते हैं, हर परीक्षा में आते हैं, चाहे वो एमए के परीक्षा की बात करूँ या एनटीए यूजीसी की बात करूँ, यूजीसी नेट तैयारी की बात करूँ, उसमें भी प्रश्न एक दो आते ही हैं।
नामकरण संबंधी प्रश्न, सॉरी। उसी तरह आदिकाल में भी वही बोल रहा हूँ, सिद्ध जो भी जो कवि है आदिकाल में, जो भी महत्वपूर्ण कवि है उसके बारे में आप एक बार जान ले। और उसी तरह भक्ति काल में जो महत्वपूर्ण कवि है उसमें उसके नामकरण के बारे में संबंधित जो प्रश्न है, या जो भक्ति काल में जो महत्वपूर्ण दोहे हैं, कबीर के अगर दोहे के हैं तो उसमें उसमें उसको भी जान ले। जो महत्वपूर्ण दोहे हैं उसमें भी 10-12 दोहे हैं, अगर उस दोहे को अगर आप याद कर ले तो वही दोहे बार बार रिपीट होते रहते हैं, उससे अलग को दोहा नहीं आता है। उसके लिए मतलब उसके लिए अलग क्लास लेने की जरूरत है, मैं बताऊंगा, क्योंकि उसमें मैं इसमें अभी मैं सारा कुछ बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि समय उतना नहीं है कि मैं सारी बातें उस पर रखूं कि क्या क्या प्रश्न, किस तरह प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। उसी तरह रीतिकाल में भी हैं जो महत्वपूर्ण कवि हैं, जो उनका भी रीतिकाल का जो कालखंड क्या किया गया है, नामकरण क्या क्या रहा है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होना जरूरी है। तो उसके लिए भी आपको जानना जरूरी है कि रीतिकाल का कौन कौन सा श्रृंगार काल है, रीतिबद्ध धारा क्या है, रीति सिद्ध धारा क्या है, रीति मुक्त धारा क्या है, इसके बारे में परिचित होना जरूरी है। इसमें भी कौन से कवि रीतिबद्ध धारा से आते हैं, कौन से रीति मुक्त धारा से आते हैं, कौन से कवि रीति सिद्ध धारा से आते हैं, ये तो जरूरी है। इसको तो याद कर लीजिए पूरी तरह से, कौन कौन कवि कौन कौन सी धारा से आते हैं, क्योंकि ये प्रश्न एक तो आते ही आते हैं धारा वाले कवि। उसमें भी आपको कैसा 10 से 2-3 प्रश्न आ जाते हैं कई बार। जो महत्वपूर्ण कवि है ना, मैं उन महत्वपूर्ण कवियों को बारे में बताना चाह रहा हूँ। उस महत्वपूर्ण कवियों को पहले तो आप अच्छे से याद कर ले, उनके जो रचनाएं हैं उस रचनाओं को पढ़ ले, कौन से रचनाएं अधिक आ रहे हैं, तो लिस्ट बना लीजिए कि 10 महत्वपूर्ण कवि है, तो इन्हीं 10 महत्वपूर्ण कवि को अच्छे से मैं पढ़ लूँ और अच्छे से मैं याद कर लूँ एक ही चीजों को, उसमें कोई भी मतलब कमी ना रखूँ। जो भी प्रश्न से पूछे जाएंगे मैं 100% उसका उत्तर दूँ, कोई भी उसमें मिस्टेक बनने की कोई भी गुंजाइश ना हो, उस तरह से। उसी तरह अगर मैं आधुनिक काल में बात करूँ, आधुनिक काल में ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। आधुनिक काल में आपको हिंदी कहानी, उपन्यास, नाटक और कुछ अन्य गद्य विधाएं से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके इतर प्रश्न नहीं आते हैं। और उसमें भी पत्र पत्रिकाओं संबंधित 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर तो पत्र पत्रिकाओं में भी आप गोविंद पांडे का जो है उसमें आप पत्र पत्रिकाओं के बारे में अच्छा से दे रखे हो, 2-3 पृष्ठ का है, अगर वो पढ़ लेंगे ना तो काफी काम आ जाएगा, आपको उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हैं। फिर आपका जो बीएचयू की मैं बात करता हूँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, उसमें आपका हिंदी व्याकरण से आधारभूत जो प्रश्न है वो ज्यादा पूछे जाते हैं कि कौन से जो वर्ण है किसका कहाँ पर उच्चारण स्थल क्या है, या समास का संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, या लोकोक्तियों के बारे में पूछे जाएंगे, मुहावरे के बारे में पूछे जाएंगे, या फिर संधि विच्छेद संबंधी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस तरह से प्रश्न उसमें ज्यादा पूछे जाते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। जबकि मैं बात करूँ जवाहर हिंदू विश्वविद्यालय या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में, इसमें व्याकरण संबंधी प्रश्न बहुत ना के बराबर होता है। एक आध 2 प्रश्न मिल जाए वो बहुत रेयर है, जहां तक मुझे लगता है उसमें प्रश्न कम ही आते हैं हिंदी व्याकरण संबंधी प्रश्न। ज्यादा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में देखा हूँ कि उसमें ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ, कुछ चीजें हैं कि आपको जो समसामयिक चीजें है उससे भी रूबरू होना बहुत जरूरी, उससे परिचित भी होना जरूरी है, क्योंकि आजकल क्योंकि समसामयिक करेंट अफेयर्स का होना, करंट चीजों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आप करंट तथ्यों से आप रूबरू हैं कि नहीं है। उसके लिए आपको जो आज के समय में जो चल रहा है, किस कवि का निधन हो गया या किस आलोचक का निधन हो गया, इसका भी जानना बहुत जरूरी है। और उसमें कौन से पुरस्कार दिए जा रहे हैं, ज्ञानपीठ हो गया, या साहित्य अकादमी संबंधी पुरस्कार हो गया, या भारत भूषण अग्रवाल संबंधी पुरस्कार हो गया। जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है किन लेखकों को अभी हाल फिलहाल में दिए गए हैं 2-3 वर्ष के बीच में, तो उन्हें भी जानना बहुत जरूरी है। या कोई नवीन लेखक आए हैं जिनकी रचनाएं बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो उन लेखकों को रचनाओं से भी आपको अवगत होना जरूरी है, ताकि आप किसी भी तरह से अपने प्रश्नों को छोड़ ना सके, या आपको कोई भी जो प्रश्न आप गलत उसका हल ना करें। इसके लिए आपको समसामयिक मुद्दों को भी अच्छे से पकड़ होना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस समसामयिक प्रश्न जो होते हैं 2-3 प्रश्न आते हैं, ज्यादा भी नहीं आते, पर मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि अगर आपको 90 से 100 के बीच में अंक या कट ऑफ अर्जित करने हैं तो आपको समसामयिक मुद्दों को भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत ही समान प्रश्न होते हैं कि आप, क्योंकि हम लोग जनरली इससे रूबरू भी होते हैं, और हम जो अखबारों में देख लेते हैं इसको, अगर अखबार पढ़ रहा है, जो न्यूज़पेपर पढ़ता रहता है, जो भी अगर इस पे कमांड करना चाहता है, तो उसके लिए तो आप किसी भी वेबसाइट या किसी भी जो साहित्य अकादमी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, या ज्ञानपीठ के वेबसाइट पे देख सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में किसको ज्ञानपीठ मिला है, या किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, या किसको भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला है, या किसको व्यास सम्मान मिला है। तो ये आप जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाकर आसानी से विजिट कर सकते हैं, तो अब ये आपको आसानी से आपको समझ में आ जाएगा।
अब मैं बात करता हूँ काव्य शास्त्र में। काव्य शास्त्र की बात पिछले पिछले भी स्लाइड में कर चुका हूँ। तो इसके लिए आपको काव्य शास्त्र की मैं बात करूँ, काव्य शास्त्र में आपको ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते, उसमें संप्रदाय संबंधी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, या श्रृंगार रस के जो स्थायी भाव क्या है, या उस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जैनो रस में कौन से जो स्थायी भाव किसका क्या है, वो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं काव्य शास्त्र की बात करूँ तो काव्य शास्त्र में आप विभिन्न संप्रदायों के जो उसका जो आपका कौन से संप्रदाय का कौन है रखा है, मतलब उसका क्या उसको बोल सकते हैं, सिद्धांत जो संप्रदाय का जो क्या एक प्रश्न है, बिंदु में भूल रहा हूँ उसका, जो दर्शन जो विधाता सिद्धांत का जो व्याख्याता है वो कौन है, उसको आपको जानना जरूरी है। तो काव्य शास्त्र की मैं बात करूँ तो काव्य शास्त्र के लिए आप जो गोविंद पांडे का जो है उसमें आपको 3-4 पृष्ठ है, ज्यादा भी बड़ा नहीं है, 3-4 पृष्ठ का है वो काव्य शास्त्र का, उनका ज्यादा व्याख्या नहीं किया जितना कि पूरी निकाय में किया गया है। तो काव्य शास्त्र के लिए आप आसानी से आप उसको देख सकते हैं गोविंद पांडे को। तो ये जो 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 चरणबद्ध तरीके से आप अगर पढ़ाई करते हैं और चरणबद्ध तरीके से आप प्रश्नों को हल करते जाते हैं तो आपको किसी भी परीक्षा को क्रैक करने में आसानी होगी, कोई भी कठिनाई नहीं आने वाली है। हाँ, तो ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं इस पे जोर देना चाहता हूँ। और अगले ही मैं बात करना चाहता हूँ कि आपको सबसे बड़ी बात है मार्गदर्शन, क्योंकि किसी भी एग्जाम की जरूरी होता है, मार्गदर्शन की जरूरत होता है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग बहुत सारे जितने भी लोग हैं बहुत सारी बातें बताएंगे आपको कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो वो गाइड फॉलो कर लो, इस तरह के गाइड बहुत सारे आपको मार्केट में गाइड भी मिल जाएंगे जो कि आपको आपके समय को नष्ट करेंगे। इससे आपका जो ध्यान है जो भटक जाएगा कि आप फिर बाद में छोड़ेंगे, रहने दो, अब छोड़ो रहने दो, डायरेक्ट में एग्जाम में जो आएगा प्रश्न उसी को ही मैं हल करूंगी या करूंगा। इसलिए मैं कहूंगा कि एक अच्छा जो गाइडेंस है उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, जिन्होंने बताया है उस गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा तो आप किसी परीक्षा में आसानी से उत्तीर्ण कर सकते हैं। इसलिए उसके मतलब मुझे कहना कि आपको कम समय में अधिक से अधिक अंक अर्जित करना है, कि अगर आपको एक महीना है, एक महीने के अंदर अगर पेपर आने वाला है तो उसके महीने के अंदर आपको किस तरह से आपको पैटर्न फॉलो करना है, किस तरह से आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि परीक्षा वही मतलब उत्तीर्ण करता है जो बहुत सारा चीजों को छोड़ता है, वो ज्यादा उत्तीर्ण नहीं करता कि जो सब कुछ पढ़ रखा है। इसलिए जरूरी है कि आप क्या क्या छोड़ रहे हैं, ये ज्यादा महत्व रखता है। अब वो छोड़ने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ दीजिए, मतलब जो महत्वपूर्ण जो बेवजह चीजें हैं जो जरूरी नहीं है उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो वो जरूर वो मायने रखता है। ठीक है, और सब दूसरी बात निरंतर अभ्यास, मतलब अगर किसी चीज को पढ़ रहे हैं, अगर आज आपने आदिकाल को पढ़ा है तो आदिकाल को आपने आज पढ़ लिया, ठीक है, 2 दिन पढ़ा, क्योंकि एक जो मनुष्य का जो मनुष्य जो मस्तिष्क है ना, उस मस्तिष्क में कोई भी चीजें 24 घंटे के अंदर ही रहती है। 24 घंटे के बाद वो ऑटोमेटिक आपको भूल जाएंगे उस चीजों को लेकर। इसलिए कहा गया है ये ह्यूमन साइकोलॉजी, ये मनोविज्ञान है कि आपको किसी चीज को अगर आप उसको अपना अपनाना चाहती हैं तो उसको आपको अगर हफ्ते की बात करूँ तो आपको संडे में आपको रविवार के दिन उसको एक दिन रख दीजिए कि अभ्यास करना है मुझे, मैं आदिकल पढ़ी हूँ या पढ़ा हूँ तो मैं उसको रविवार को उसको अभ्यास कर लूंगा। इस तरह से आप एक योजनाबद्ध तरीके से पढ़ सकते हैं, मतलब जो भी पढ़े आप उसको अभ्यास जरूर करें उसको। अगर आज आदिकाल खत्म किया फिर भक्ति काल में आ गए तो भक्ति काल में आने के बाद ऐसा नहीं कि आप आदिकाल को भूल जाए, फिर भक्ति काल खत्म कर दीजिए फिर ऋतुकाल में आ गए तो ऐसा नहीं कि आप आदिकाल भक्ति काल को छोड़कर आप ऋतुकाल को ही याद करें। मैं इसलिए बोल रहा हूँ निरंतर अभ्यास करते रहे, जो भी पढ़े आप उसको पुनः पीछे पेज पलट कर उसको अभ्यास करें। उसके लिए जरूरी है कि आप एक नोट बनाए, मतलब एक नोटबुक तैयार करें, जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आ रहे हैं या जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको लग रहा है कि इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसके लिए आप अपना एक नोट तैयार रखें। ये नोट से ये आपको मदद मिलेगी कि आपको जब भी परीक्षा में आपका परीक्षा अगर अगले हफ्ते है या किसी अगले एक हफ्ते बाद परीक्षा है तो उसके लिए ये होगा ना, आपको पूरा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप आसानी से नोट को 1 घंटे 2 घंटे के अंदर आप उसको अच्छे से मतलब पढ़ सकते हैं, आपको ज्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए जरूरी है कि आप एक अच्छे से एक नोट बनाएं, उस नोट को अपने जो आपको लगे महत्वपूर्ण प्रश्न आगे इस तरह प्रश्न पूछे जा सकते हैं आने वाले समय में, तो उसको प्रश्न को आप लिख लें, या फिर आपने विगत सालों में देखा कि ये प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आने वाले जो मेरे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में उसको लिख लें। ठीक है, ये जरूरी है। विगत प्रश्न तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसलिए मैं हमेशा विगत प्रश्न के बारे में हमेशा चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव कहता है कि विगत प्रश्न ही 1-2-5 प्रश्न तो विगत प्रश्न है वो पूछी जाते हैं, मतलब उससे अगर प्रीवियस से बात करूँ प्रीवियस ईयर के भी 5 प्रश्न कई बार कोइंसिडेंटली आपको मिल जाएंगे आपको अपने एग्जाम में। इसलिए मैं कहूँगा विगत प्रश्न को अच्छे से हल करें, उसको छोड़े नहीं। ये ऐसा नहीं कि अगर ये पूछ लिया तो उसको छोड़ने वाला प्रश्न आने वाले समय में नहीं पूछेगा, इसलिए विगत प्रश्नों से हमेशा अवगत रहें, हमेशा उससे परिचित रहें। ठीक है,
और अधिक किताबों पर जोर ना दें, जैसे कि मैंने बोला कि ज्यादा से ज्यादा किताबों को ना पढ़े, कम से कम किताब पढ़िए और अधिक से अधिक अंक अर्जित कीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए ज्यादा किताब मत पढ़िए कि बहुत सारी, जितना भी आप किताब को ले लीजिए उसी में भटक जाइए, पता चला कि आप ना आदि काल कर पाए, ना भक्ति काल कर पाए, ना निधि काल कर पाए, और कल आपका पेपर है और उसकी वजह से आप सबको होच पोच कर दिए और सब कुछ भूल गए। तो ये अमूमन होता है, क्योंकि बच्चे होते हैं कि बहुत सारी किताबों के चक्कर में जो जो प्रश्न जो कि प्रश्न जो होते हैं वो समान से प्रश्न होते हैं, जब तक कठिन प्रश्न नहीं आते। वो आपका बौद्धिक स्तर का जांच करना चाहता है, कोई भी जो पेपर जो परीक्षा होता है वो आपका बौद्धिक स्तर को देखना चाहता है कि बच्चा क्या किस तरह का, मतलब अपना परीक्षा किस तरह तैयारी किया है, वो आपका जांच करता है। ठीक है, उसको कोई आईएएस या आईपीएस की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक उसको विद्यार्थी चाहिए, ठीक है, उसको विश्वविद्यालय में पढ़े, ठीक है, वो जरूरी है इसके लिए। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी परीक्षा तैयारी कर रहे हैं उसके जरूरी है कि आप तनाव मुक्त रहे, मतलब और स्ट्रेस ना रखें खुद के ऊपर, कभी भी उसको प्रेशर को हावी होने ना दें। उस पर आप हावी हो जाइए पर उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। ठीक है, आराम से खाए पिए, जो एक समय है 3 से 4 घंटे भी अगर पढ़ाई करते ना निरंतर रूप से, मैं बोल रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, आप कम से कम समय 3 से 4 घंटे अगर रोजाना देते तो वही बहुत महत्वपूर्ण है। वही आपका मतलब आगे सफलता की ओर ले जाएगा। ठीक है, और हर 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 हफ्ते का एक दिन, मतलब जो आपको लगता है कि मैं संडे या कोई भी जिससे लगता है अपने हिसाब से, जो सैटरडे या वीकेंड में ये अपने मनपसंद जगह पे घूमना चाहता है, अभी तो समय भी अभी थोड़ा सा क्रिटिकल समय है, अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाले समय की बात कर रहा हूँ, कि उस समय अगर चाहते हैं कि कहीं घूमना चाहते हैं या किसी तरह का वो सिनेमा पसंद है या कोई फिल्म देखना चाहते हैं, तो आप उसके लिए एक समय निकाल दें। ऐसा नहीं कि मुझे, अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो पूरी तरह से इसमें ही लगे रहें, मतलब मुझे करना कि आप अपने मन को पूरी तरह से फ्रेश रखें खुद को, ताकि आपको तनाव आपका हावी ना हो, आप अपने मन पसंद के काम करें। आपको कुछ खाने का मन कर रहा है या कुछ भी बनाने का मन कर रहा है, कुछ घूमने का मन कर रहा है, किसी से बात करने का मन कर रहा है, उसके लिए आप अपना समय निकाल लें उसके लिए, ताकि आपको लगे कि हाँ मैं आसानी से काम भी कर रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ और कोई दिक्कत भी नहीं हो रहा है मुझे। ठीक है, इसके जरूरी है आप अपने मनपसंद तनाव मुक्त रहें और अपने मनपसंद की चीजों को हफ्ते किसी एक वीकेंड में रखे इस चीज को। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और अगला मैं बात करता हूँ आपका, ये बस यही है, लास्ट है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि ऐसे महात्मा गांधी ने भी कहा है कि ऐसा जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। मतलब हाँ, किन्हीं लिखा कि दिल्ली में क्या दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तक और उसके लेखक कौन है, यही प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, लेखक संबंधी प्रश्न तो पूछे जाते हैं, और उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय में होता क्या ना कि जो आधुनिक काल के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं वहाँ पे, आपको भक्ति काल, रीति काल, आदि काल से कम प्रश्न पूछे जाते हैं अपेक्षा की काशी विश्वविद्यालय में आपको आदिकाल, रीति काल और भक्ति काल से ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय में आपको आधुनिक काल से ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें मैंने बोला भी है आपको, जिसमें की कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक से अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वो है वहाँ पर पैटर्न है, एक तरह से उनका अलग पैटर्न फॉलो करते हैं, और उसके लिए आप विगत साल के प्रश्न को भी देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो जो कवियों और उपनाम है ना लेखक के लिए, उसका मैं गोविंद पांडे में दे रखा है। ठीक है, जब पढ़ेंगे ना तो आपको ये कवियों के उपनाम के बारे में दे रखा है, तो आप उसमें देख सकते हैं आसानी से। और भी बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, चुनिंदा लेखकों को प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें 10 लेखक ही हैं। ठीक है, तो मैं उसका एक बता दूंगा, एक लिस्ट है उसका भी, तो लिस्ट के बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे एक लिस्ट ही तैयार की जा सकती है। ठीक है, और उसका जो कथन है, जो महत्वपूर्ण पंक्तियां, वो तो उसकी भी मैं बात बताया ही था आपको कि उसका जो एक लिस्ट है, उस लिस्ट को साझा करना पड़ेगा मुझे कि कौन कौन से जो लेखक है उनकी कौन कौन से पंक्तियां जो आते रहते हैं, उसके लिए मतलब एक अलग क्लास की जरूरत है। ठीक है, और सर पढ़ तो लिया सभी है लेकिन भूल गए, हाँ ये होता है, ये ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम लोग पढ़ने के बाद भूल जाते हैं। अब मुझे लगता है कि अगर आप भूल रहे हैं ना, अगर आपने सब कुछ पढ़ा है, भूलने का वजह यही होता है कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, इसलिए भूल रहे हैं। ठीक है, ये अच्छा है, सकारात्मक रूप में भूलिए मत। और भूलने के लिए एक अच्छा अभ्यास यही है कि आप निरंतर अभ्यास करते रहिए। मैंने कहा था ना कि रविवार को किसी दिन आप रख लीजिए कि मैं उस दिन सिर्फ मैं सारे प्रश्नों को ही हल करूंगी, जो मैंने पढ़ी है या पढ़ा है उसी पर मैं पूरा अभ्यास करूंगी। आदिकाल अगर पढ़ा तो आदिकाल को पूर्वा एक बार अपने आप से पूछिए कि इसका क्या आंसर है, क्या उत्तर है, मतलब खुद से पूछिए उस चीज का, अगर आप कोई अच्छे से पढ़ा है तो आप फिर भूलिएगा नहीं, वो आपको याद हो जाएगा। समझिए, तो ये ऐसा होता है, भूलने वाला तो साधारण सी बात है, पर आपको उसके लिए निरंतर अभ्यास करने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, या आप किसी चीज को पढ़ रहे तो उसको लिख लीजिए कहीं पर, नोट बनाते रहिए, उससे भी आपको कभी नहीं भूल पाएंगे आप कभी। ठीक है,
मैं यही कहना चाह रहा हूँ आप लोग सभी से, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए चीज़ों को, और कोई दिक्कत तो नहीं होगा जहाँ तक। और आप लोग चाहते हैं, अगर इच्छुक हैं चीज़ों को अलग अलग तरीके से बताने के लिए, तो मैं उसके लिए एक अलग क्लास ले सकता हूँ, ठीक है। वो तो ऑर्गेनाइजर ही निर्धारित करेगी क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। और बात है विगत साल के प्रश्नों का, तो विगत साल के प्रश्न है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर आपको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उसका आपको लिंक दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। उस लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। देखिए मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एनटीए की वेबसाइट है, ठीक है। एनटीए की वेबसाइट पे आप जाकर एक मिनट, एनटीए की वेबसाइट पे जाकर जो डाउनलोड का दिख रहा है ना, डाउनलोड, यहाँ पे जाइए डाउनलोड पे। डाउनलोड के बाद आपको जो यहाँ पर है 3 कालखंड के प्रश्न दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पर आपको 18 के में ही आपको एनटीए दिया गया था, तो 18 आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको कौन सा पेपर लेना है, तो आपको डीयू सिलेक्ट कर, मतलब आप जेएनयू को लेना जेएनयू कर लीजिए, डीयू का डीयू कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको पेपर कौन सा देखना है तो आप इसमें सिलेक्ट कर लीजिए। आपको एमए हिंदी देखना है, एमए हिंदी देख लिया, और उसके बाद आपने यहाँ सर्च कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए आपका पेपर, ये आपका पेपर आ गया, आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए डाउनलोड हो गया, तो आप एनटीए की वेबसाइट पर जाकर आप डीयू और जेएनयू पेपर को आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये डीयू के पेपर आ गए आपको, देखिए दिख रहा होगा आपको डीयू के पेपर में। देखिए इसमें लिखा होगा बनारस किस पत्र के संपादक है। मैं बता रहा था पत्र पत्रिकाओं से पूछे जाते हैं, उसके लिए आपको मतलब जो गोविंद पांडे का है उत्तरी पृष्ठ का, वो आप फॉलो कर सकते हो, उसमें आपको मिल जाएगा। फिर रामधरी, देखिए आप पूछा ना ये रामधरी दिनकर कहाँ गया, रामधरी दिनकर को ज्ञानपीठ सम्मान किस रचना का प्राप्त हुआ, ये दिखा है ना ज्ञानपीठ का। मैं बता रहा था आपको ये पुरस्कार संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं डीयू में, तो इस तरह प्रश्न आ गए आपके, तो आपको अगर पता होगा तो आपको रिवर्स दे देंगे, ठीक है। इस तरह का वो मिल जाएंगे बहुत सारे। देखिए इसमें देखिए रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन से है, देखिए भरत मुनि मिल गया, जो मैं आपको बता रहा था वही से प्रश्न आ रहे हैं इसमें। देखिए आप देख सकते हैं, आप मैं बताया ना आपको, इस तरह तैयार कीजिए तो आप आसानी से हो जाएगा। पोएटिक्स किसकी रचना है, तो आप अगर पढ़ रखे हो गोविंद पांडे का काव्य शास्त्र और भारत शास्त्र, पश्चात शास्त्र, तो आप उसमें मिल जाएगा, आप तो तुरंत पहचान देंगे पोएटिक्स अरस्तु की रचना, उसमें आपको लिखा है, ये मिल जाएगा आपको आसानी से, ठीक है। ये सब ये जो है दिख रहा है पोएटिक्स किसकी रचना है, ठीक है। ये सब चीजें हैं जो आप आपको देख सकते हैं। आप यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये आपका दिख रहा है आपको, ये जेएनयू का पेपर ही है, ठीक है। 2019 का पेपर जेएनयू का है। देखिए इसमें दिखा परम व्यक्ति लगता घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ हुआ है। ये आपका जो प्रश्न है ना, ये आपको मिल जाएंगे गोविंद पांडे की जो किताब है वहां आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और जो पढ़ा होगा तो तुरंत बता देगा किसकी है, मुक्ति बोध का है क्या है नहीं है, ठीक है, बता देगा उसमें आसानी से टिक मारकर, ठीक है। तो ये आपको जो है आप आसानी से आपको उसमें मिल जाएगा। ये सब जो है ना आपको पढ़ने के बाद ही मिलेगा। गोविंद पांडे में ये सब, इसलिए मैं बोला गोविंद पांडे को आप उसको आधुनिक काल है जो फॉलो कर सकते हैं, गोविंद पांडे का आधुनिक काल में सब दे रखा है, ये सब 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 टोटल दे रखा है। ये सब जो प्रश्न आ रहे हैं सब उसमें गोविंद पांडे मिल जाएगा आपको। ये देखिए समसामयिक प्रश्न पूछ रहे हैं, 2018 में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ, तो इसमें पता हुआ तो मॉरिशस है, सुरीनाम भारत है, दक्षिण अफ्रीका, इसमें आप बता सकते हैं कहाँ हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपको आसानी से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी कवि को मिला, तो ये देखिए अगर आप पता हुआ तो केदारनाथ सिंह मार देंगे। जो समसामयिक प्रश्न है, ये समसामयिक प्रश्न है, तो इसलिए मैं बोला समसामयिक प्रश्नों को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, ये आपका डीयू का हो गया। अब आपको मैं बात करता हूँ बीएचयू का। हाँ ये बीएचयू का प्रश्न है, देखिए आप बीएचयू प्रश्न थोड़ा सा वो होता है क्या ना, उसका ग्रामर ज्यादा प्रपोर्शन पूछ जाते हैं। आपको शुरुआत से दिखाता हूँ। ये भारत भाषा उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है, ये सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें बीएचयू आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये भाषा परिवर्तन कारण नहीं है, ये भाषा संबंधी ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए। तो अगर थोड़ा वो समय है तो भरतनाथ तिवारी को भी देख सकते हैं, क्योंकि भरतनाथ तिवारी और ये गोविंद पांडे को भी देख सकते हैं इसके लिए। भरतनाथ तिवारी थोड़ा ज्यादा विस्तार में है, तो गोविंद पांडे ज्यादा फॉलो कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। गोविंद पांडे फॉलो करेंगे तो आपको आसानी से आप देख सकते हैं उसको, मतलब हल कर सकते हैं गोविंद पांडे को फॉलो करने के बाद, ठीक है। एक ज्यादा उसी प्रश्न है इसमें, भाषा संबंधी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें पीएचयू में। फिर पूछ रहा है कंप्यूटर का हिंदी परिभाषित मानक स्वरूप क्या है, तो आपको पता होगा तो आप कंप्यूटर मार सकते हैं, कंप्यूटर क्या है, ठीक है। इसमें भी देखिएगा, इसमें शब्दावली में जो वर्तनीय अशुद्धि है उसमें दे रखा है, इसमें आपको सही यही लिख रहा है कंप्यूटर, ठीक है।
तो इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा चीजों को, ठीक है। जल्दीबाजी मत कीजिएगा, एक एक प्रश्न को 1 से 2 मिनट टाइम दीजिएगा, ठीक है। चीजों को एक ही होता ना, क्या बच्चे होते क्या ना, हतोत्साहित होने के कारण वो प्रश्न को गलत आंसर दे के आते हैं, इसलिए आराम से प्रश्न को उत्तर दीजिए, ठीक है। ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, जो आता है उसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो प्रश्न है ना, ये सब उससे गोविंद पांडे का है। इसमें गोविंद पांडे के जो पढ़ेंगे ना, जो पहला जो पृष्ठ है ना, उसमें आपको मिल जाएंगे भाषा संबंधी जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें, ठीक है। सब उसी का है, सब गोविंद पांडे का दिख रहा है मुझे, सब उसी का। बंगला भाषा को अपभ्रंश से हुआ तो गोविंद पांडे मिल जाएगा आपको ये सब। और राजभाषा नियम का प्रश्न जो है ना, राजभाषा नियम का भी उसमें आपको मिल जाएगा, गोविंद पांडे मिल जाएंगे इसमें, राजभाषा संबंधी नियम। और इसके लिए अगर मैं बात करूँ, एक ओंकार वर्मा किताब है, उसमें एक पृष्ठ में राजभाषा नियम संबंधी दिया हुआ है नोट। अगर उसके किसी पास ओंकार वर्मा किताब है तो राजभाषा नियम के लिए आप उसको एक पृष्ठ को पढ़ लीजिए, उसी के ही प्रश्न ज्यादा दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। अगर आप वो पढ़ रखे तो अच्छा आसानी होगा आपको। ये देखिए दूसरा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है, तो 343 हो गया, 343। तो अगर पता होगा तो आप आंसर मार दीजिएगा इसको, ठीक है। तो वही सब बेसिक प्रश्न ज्यादा इसमें आ रहे हैं, ज्यादा कठिन, ज्यादा मतलब लिटरेचर जो है ना, साहित्य का इतिहास से प्रश्न कम पूछे जा रहे हैं, भाषा और हिंदी जो राजभाषा नियम है उससे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए छा अंक का मानक शब्द क्या है, तो पता होगा तो छा का आप लिख सकते हैं क्या है, ठीक है। अब देखिए बेसिक क्वेश्चन 6 किस तरह प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए अब बहुत साधारण से प्रश्न है इससे। देखिए व्याकरण के ऊपर पूछे जाए, जमादार किस वर्ग का शब्द है, ठीक है, बेसिक प्रश्न है। तो आप ये सब देख सकते हैं, ये व्याकरण संबंधी प्रश्न है, ये सब आ रहे हैं। तो बीएचयू का जो प्रश्न है ना, ज्यादातर व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये राजभाषा नियम संबंधी प्रश्न है, और उसके बाद आपका आता है साहित्य का इतिहास से, ठीक है। इसमें आपको ये सब मिल जाएंगे आपको, ठीक है। संचारी भाव कितना है, तो 33 है, 33 है, ठीक है। वो काव्य शास्त्र के प्रश्न है ये। तो ये आपको ये जो है ना, ये सब उसी मिल जाएगा आपको। ये क्या बोलता है, गोविंद पांडे मिल जाएगा आपको काव्य शास्त्र और उसके लिए, और पश्चात काव्य शास्त्र के लिए। और प्रश्न कहाँ से डाउनलोड करना है उसके लिए बताता हूँ आपको लिंक। देखिए ये प्रश्न ये यहाँ से आपको मिल जाएगा, दिख रहा है ये आपको लिंक, मैं आपको पेस्ट कर देता हूँ लिंक वहीं पे, ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाएंगे सारे प्रश्न जो भी हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न सारा दे रखा है पूरा, ठीक है। सर जेएनयू में व्याकरण से प्रश्न नहीं आते? हाँ बहुत कम आते, बोला तो बहुत कम, 2-3 प्रश्न आते हैं जेएनयू में, बहुत कम आते प्रश्न। मैं आपको बताया ना, जेएनयू का जो प्रश्न है ना, वो आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो आप एनटीए की वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हैं। मैं एनटीए की वेबसाइट के लिंक पे आपको भेज देता हूँ, ठीक, शेयर कर देता हूँ आपको लिंक में अभी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो जेएनयू और डीयू में पेपर में बहुत कम प्रश्न आते हैं व्याकरण से, ज्यादा बीएचयू पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। तो आप ज्यादा अगर व्याकरण संबंधी प्रश्न ज्यादा है ना, वो बीएचयू ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि बीएचयू थोड़ा सा मैं बोलूँ तो वो उसी को फॉलो करता है, ट्रेडिशनल को ज्यादा फॉलो करते हैं वो लोग, ठीक है। परंपरागत तरीके है ना उनका जो पढ़ाने का, उसी को फॉलो करते हैं, इसलिए व्याकरण से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पे।